हाइगेंस थ्योरी। देखिए हाइगेंस थ्योरी में कल हम लोगों ने वेव फ्रंट के बारे में पढ़ा था। वेव फ्रंट क्या था बेटा? एक ऐसा सरफेस था जहां पर सारे पार्टिकल्स एक जैसे वाइब्रेट होते थे, एक जैसे ऑसिलेट होते थे, उसको हम क्या कहते थे? वेव फ्रंट कहते थे। वेव फ्रंट कितनी तरीके के थे? 3 तरीके के थे। पहला वेव फ्रंट था स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा था सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और थर्ड था बेटा प्लेन। आपको याद क्या रखना है? इनके सोर्सेस, आप बस सोर्स याद रखिए। स्फेरिकल में सोर्स क्या था? पॉइंट। इसमें सोर्स था पॉइंट, इसमें सोर्स था लीनियर, इसका सोर्स था पॉइंट, इसका सोर्स था लीनियर, इसका सोर्स था पैरेलल रेज, पैरेलल। अब देखो ध्यान से समझिएगा, पेपर में पूछता सबसे ज्यादा कि वेव फ्रंट बनाइए। तो वेव फ्रंट कैसे बनाते हैं? चलो हम पहले हम लोग रिफ्लेक्शन के बना लेते हैं, ठीक, फिर रिफ्रैक्शन के बनाएंगे। आइए रिफ्लेक्शन के रूल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे ये सरफेस है बेटा, रिफ्लेक्शन का रूल्स क्या 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 कहता है कि जैसे रेज आती हैं उसी मीडियम में वापस हो जाती हैं, ठीक है। तो मान लो ये सेकंड आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे, तो बेटा ये ऐसे रिटर्न हो जाएगी, ये यहां से रिटर्न हो गई ऐसे। अब मैं कहूं इसका वेव फ्रंट बनाओ, तो ये लाइन कैसी दिख रही है? पैरेलल, और पैरेलल रेज होती हैं तो वेव फ्रंट कैसा बनता है? प्लेन। प्लेन का मतलब आप ऐसे शो कर दीजिए, ऐसे। तो ये क्या है? ये बेटा क्या बन गया? प्लेन वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट बनता तो इस तरीके से है कुछ, लेकिन जब आप है ना ऐसे, आप जब सामने से इसको ऐसे देखोगे तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। तो बनता तो इस तरीके से है प्लेन, लेकिन आप जब फ्रंट व्यू में उसको ऐसे लाकर ऐसे देखोगे तो सिर्फ सामने वाली साइड दिखाई देगी आपको, सिर्फ सामने वाली साइड। दूसरा बेटा, अगर आपने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनता है बेटा? ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें आउटर सरफेस कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग होती है। कैसी होती है आउटर सरफेस? रिफ्लेक्टिंग होती है। अब ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? डाइवर्जिंग, लाइट को फैलाता है। तो मान लो कि आपने एक लाइट ऐसे डाली और बेटा एक लाइट ऐसे आ गई, ये क्या करेगा? लाइट को बाहर, ये क्या करेगा? लाइट को बाहर कर देगा, ठीक। अब मैं कहूं आपसे कि वेव फ्रंट बनाइए, तो बेटा जब मैं इसका वेव फ्रंट पूछूंगा, ये कैसी लाइट थी? पैरेलल थी ना, तो पैरेलल का वेव फ्रंट तो जान ही गए होगे, प्लेन। कैसा होता है? प्लेन, ठीक। अब लेकिन दिक्कत क्या है कि इसका वेव फ्रंट कैसे बनाऊं जो लाइट डाइवर्ज हो रही है? तो गौर से देखो, वेव फ्रंट कैसी होती है? सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। कैसी होती है? सरफेस के साथ परपेंडिकुलर। तो आप एक काम करो, यहां पे एक पॉइंट मानो और यहां पे एक पॉइंट मानो, और इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दो। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो बेटा कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट ले लो, कुछ इस तरीके से। तीसरा पॉइंट, ये क्या बन रहे हैं सब? ये क्या बन रहे हैं? वेव फ्रंट। कैसे बन रहे हैं? क्या बता सकते हो? ये तो प्लेन थे, ये वेव फ्रंट कैसे थे? प्लेन थे, लेकिन ये प्लेन नहीं है, ये कैसा बन रहा है? स्फेरिकल। कैसा बन रहा है? कौन सा आपने मिरर लिया है? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर में वेव फ्रंट कैसे बनते हैं? प्लेन से स्फेरिकल। प्लेन से कैसे बनते हैं ये आपको शो करना पड़ेगा। फिर आया नेक्स्ट कि हम बनाते थे कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया बेटा कॉनकेव मिरर। अब कहेगा कॉनकेव मिरर में शो करिए, तो कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग। कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग। ये लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। तो बेटा एक लाइट ऐसे आई और एक लाइट ऐसे आई, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कन्वर्ज हो जाएंगे। ये कन्वर्ज हो गए।
अब ध्यान से फिर बताओ बेटा, ये लाइट कैसी आ रही है? पैरेलल। फिर लाइट पैरेलल, और पैरेलल का वेव फ्रंट प्लेन, पैरेलल का वेव फ्रंट प्लेन। तो यहां पर वेव फ्रंट कैसा बनेगा? प्लेन, यहां पर प्लेन। ठीक, अब उसके आगे अब गौर से देखो, यहां पे सरफेस लिया, यहां पे सरफेस लिया, ठीक है। अब दोनों को आपस में मिलाओ, दोनों को आपस में मिला दीजिए। एक ये हो गया, फिर बेटा ऐसे, फिर देखो घटता जा रहा है, फिर देखो वेव फ्रंट कंटिन्यू, पहले ज्यादा बड़ा था, फिर धीरे 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 कम होता गया। यहां पर देखो उल्टा था, पहले कम था, फिर एक्सपैंड होता जा रहा है, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहा था और ये कन्वर्ज कर रहा था। तो कन्वर्ज का मतलब एक जगह कलेक्ट होना, इकट्ठा होना। तो ये है बेटा हमारे लिए रिफ्लेक्शन का वेव फ्रंट बनाना। अब आ गया कि रिफ्रैक्शन में कैसे बनाए भाई। देखिए, वेव फ्रंट बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि पेपर में अक्सर वेव फ्रंट पूछता है बनाने के लिए। अब रिफ्रैक्शन में, तो रिफ्रैक्शन में रूल्स बताइए। पहला रूल क्या कहता है? ये N1 मीडियम है, ये N2 मीडियम है। यहां से बेटा लाइट आपने डाली, इसको बच्चा नॉर्मल कहते हैं। तो लाइट या तो पास में आ जाती थी या तो दूर चली जाती थी, ठीक है। तो बेटा अगर मान लो दो लाइट, मैं कम से कम मिनिमम 2 इंसिडेंट रे डालता हूं, 2, ठीक है। ठीक, कहीं कम कहीं ज्यादा, हो सकता पास आ रही हो सकता दूर जा रही हूं। अब बताओ इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? प्लेन। कैसे बनेगा? क्योंकि लाइट कैसी है? लाइट कैसी है? पैरेलल आ रही है। लाइट कैसी जा रही है? पैरेलल। तो पैरेलल का वेव फ्रंट प्लेन ही होता है बेटा, चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे मैंने पूछा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग। तो बेटा फिगर बनाओ, यहां पर हमने शो कराया कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे लाइट ऐसे आएगी, यहां लाइट ऐसे आएगी। बेटा कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज, इकट्ठा करता है, एक जगह लाएगा, ऐसे ऐसे। अब थोड़ा सा आप फिर दिमाग लगाओ, तो बताओ इधर वाला वेव फ्रंट कैसा दिख रहा है? कैसा है? प्लेन, क्योंकि लाइट कैसी है? पैरेलल। और पैरेलल का वेव फ्रंट कैसा होता है? प्लेन। अच्छा, लेकिन बेटा गौर करो, यहां पे एक ऐसे पॉइंट लिया, एक ऐसे पॉइंट लिया। अब जरा दोनों पॉइंट को गौर से देखो, तो दोनों पॉइंट का ऑर्डर कैसा हो रहा है? घटता जा रहा है। दोनों देखिए, पहले ज्यादा था, फिर कुछ कम, फिर कुछ कम। तो बच्चा कैसे? पहले ऐसे था, फिर कुछ कम, फिर कुछ कम, और ये होते होते ये इस तरीके से वेव फ्रंट बन गया। फिर है कौन सा? स्फेरिकल। प्लेन किस में बदल गया? स्फेरिकल बदल गया। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस क्या करता है? क्या करता है? लाइट को डाइवर्ज करता है। क्या करता है बेटा? लाइट को, ये ऐसे आया, ये लाइट ऐसे आई, ये लाइट बेटा ऐसे चली गई, और ये ऐसे चली गई। तो अब मैं आपसे कहूं वेव फ्रंट बनाओ, तो समझ गए होंगे। इसका वेव फ्रंट तो आपको याद ही हो गया होगा, प्लेन। अब क्या करूं? एक पॉइंट यहां ले लूं, एक पॉइंट यहां ले लूं, आप समझ गए होंगे। इसको इससे मिला दो, फिर इसको इससे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये भी कैसा है? स्फेरिकल। ये भी है, लेकिन ये क्या कर रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। और ये एक्सपैंड नहीं हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो ये है बच्चा वेव फ्रंट ड्रा करने के तरीके, कि हम रिफ्लेक्शन में कैसे करेंगे और रिफ्रैक्शन में करेंगे। तो आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करना आना चाहिए। पहले इतना नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट, हाइगन्स प्रिंसिपल। बेटा ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है इट में भी आपसे पूछ भी लिया जाए एग्जाम में। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है? बहुत आसान है, आसान भाषा में समझिए। देखिए, ये पॉइंट सोर्स है, ये स्प्रेड हो रहा है, लाइट बाहर स्प्रेड हो रही है, ठीक है। ये लाइट रेज है, ये रेज है बेटा, ठीक है। अब मैंने कहा कि इस पोजीशन से x1 डिस्टेंस निकालो vt1 टाइम पे। तो मैंने कहा कि आप यहां पे आ गए, आप यहां पहुंच गए, आप यहां पे आ गए, आप यहां आ गए। क्यों? क्योंकि वेव तो बेटा चारों तरफ स्प्रेड होगी ना, एक सिंगल डायरेक्शन थोड़ी होगी। तो अब इन सबको मिला दो, इन सबको आपस में मिला दीजिए। ये क्या बन गया? वेव फ्रंट। क्या बन गया? अब ध्यान सुनो,
पहला रूल क्या कहता है, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट इज वर्किंग एज न्यू सोर्स ऑफ लाइट। वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट हों वो सब बेटा किसकी तरीके काम करेंगे, नए सोर्स ऑफ लाइट। इसी को बुक्स कहती हैं न्यू डिस्टरबेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। बुक्स ये शब्द यूज करती हैं। आप उसको नया सोर्स कह सकते हो, नया डिस्टरबेंस कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसका मतलब है ये जो पॉइंट थे ये सब किसकी तरीके काम कर रहे हैं, नए सोर्स की तरीके। वो जो नया सोर्स है उसको कहते हैं इज नोन एज वेवलेट। उसे क्या कहते हैं, कुछ बुक्स में यहां लिखा होगा सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट। अब सेकेंडरी वेवलेट का मतलब समझना, जब वेव फ्रंट प्राइमरी हो तो वेवलेट कौन सा मिलेगा, सेकेंडरी। अब क्यों, जैसे मान लो कि मैं वेव फ्रंट हूं तो मैं प्राइमरी हूं, लेकिन जब तुम मुझको देखोगे तो मेरे जो पार्टिकल हैं वो तुम्हारे लिए नए डिस्टरबेंस का काम करेंगे, नए सोर्स का काम करेंगे। तो मैं वेव फ्रंट कौन सा था, प्राइमरी। मेरा जो पार्टिकल है, नया सोर्स है, वो आपको क्या लगा, सेकेंडरी। तो प्राइमरी वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब नए सोर्स का काम करें तो उनको क्या नाम दोगे, सेकेंडरी वेवलेट। क्या नाम दोगे, सेकेंडरी वेवलेट। इतनी बात समझ में आई। मतलब कोई भी वेव फ्रंट हो उसमें जितने पार्टिकल हो बच्चा, वो सब नए सोर्स हैं, वो सब नए डिस्टरबेंस है। और बेटा डिस्टरबेंस हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है, डिस्टरबेंस हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होता है, कभी भी रिवर्स नहीं। अब आपसे रीजन पूछ सकता है भैया ऐसा क्यों बोला आपने। तो बेटा एनर्जी जो होती है ना, जो वेव क्या है, एनर्जी कहां फ्लो करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कभी भी एनर्जी रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो नहीं, मतलब जिस वे को पकड़ लेगी उसी रास्ते पे फॉरवर्ड चलती जाएगी। तो यहां से चल रही है तो फॉरवर्ड कहां होगा बेटा, इसका राइट साइड, इसका अप, इसका डाउन, इसका लेफ्ट। मतलब ये लाइट ऐसे थी, ये स्प्रेड होते होते एक नया लूप बना देगी। इसको हम लोग कंसेंट्रिक सेल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो मतलब प्राइमरी वेव फ्रंट में जितने पार्टिकल्स हैं वो बेटा नए सोर्स का काम करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट। क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट। अच्छा सेकंड पॉइंट, ये कैसे चलेंगे, जैसे मान लो मैं वेव फ्रंट हूं और मेरे पार्टिकल जितने हैं, तो जितनी मेरी स्पीड होगी तो मेरे पार्टिकल्स की स्पीड भी उतनी होगी। तो क्या होगा, इट स्प्रेड आउट विद सेम स्पीड एज वेव फ्रंट। बात को समझे, ये किस स्पीड से स्प्रेड आउट होंगे, इट स्प्रेड आउट विद सेम स्पीड एज वेव फ्रंट। जैसे जैसे वेव फ्रंट जिस स्पीड में बढ़ रहा होगा बेटा, उसके पार्टिकल्स भी जो सेकेंडरी वेवलेट है वो भी उसी तरीके से आगे की तरफ क्या करते जाएंगे, फ्लो करते जाएंगे। जैसे कभी आपने रेडिएशन में फील किया होगा कि जब हम टॉर्च को जलाते हैं तो टॉर्च का फोकस अगर बोर्ड पे लाएं तो फोकस उसका छोटा रहता है, और जैसे जैसे दूर जाते हो तो फोकस बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स थे जब आप दूर चले तो वो नए नए वेव फ्रंट बनाने लगे। जब नया वेव फ्रंट बनाने लगे तो उसके जितने पार्टिकल्स थे वो सब नए सोर्स बन गए, नया डिस्टरबेंस बन गया। और बेटा डिस्टरबेंस 9th क्लास में और 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि डिस्टरबेंस कभी भी रिवर्स नहीं होता, वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, प्रोपोगेट होता है। जैसे आपने कभी देखा है कि जहां पर अर्थक्वेक आता है तो जहां से स्टार्टिंग है, कहते हैं कि अर्थ के नीचे 100 किलोमीटर से उसका पॉइंट स्टार्ट हुआ, तो क्या 100 किलोमीटर से नीचे क्यों नहीं गया, वो स्टार्ट होके वो कहां चला, 100 किलोमीटर के बाद ऊपर की तरफ, सरफेस की तरफ। मतलब वो क्या कर रहा है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्टरबेंस क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी दूसरे को कंटिन्यू ट्रांसफर करता जा रहा है।
तो वो क्या बन गया, वो भी तो वेव फ्रंट है। आपने वाटर में स्टोन मारा तो जो जिस पार्टिकल से कोलिजन हुआ वहां पर क्या किया उन्हें, ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो, आगे पीछे। तो उसने अपनी एनर्जी किसको दे दी, अपने नेबरिंग पार्टिकल को। नेबरिंग पार्टिकल ने क्या किया, अपने नेबरिंग को दे दिया। तो जब आप टॉप व्यू से देखते हो ऊपर तो आपको भंवर दिखती है, कुछ इस शेप में भंवर। वो भंवर कभी आपने ऐसा तो नहीं देखा है कि वो भंवर बीच से स्टार्ट होके फिर टर्बुलेंट हो जाए, नहीं होती। क्यों, वो डिस्टरबेंस है, और डिस्टरबेंस हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। इसलिए कभी भी यहां पर रिवर्स वेव फ्रंट नहीं बनते हैं। कोई आपसे पूछ ले व्हाई बैकवर्ड वेव फ्रंट इज नॉट पॉसिबल, तो बिकॉज वेव ट्रांसमिट द एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। वेव हमेशा एनर्जी कहां ट्रांसमिट करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए जो टेंजेंट बनाएंगे आप वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बनाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं बनाएंगे। कैसे, और टेंजेंट कैसे, ये नया पार्टिकल है, नया सोर्स है, नया डिस्टरबेंस है, ये अपने आसपास क्या बनाएगा, वेव फ्रंट। ये अपने आसपास वेव फ्रंट बनाएगा। अब देखो, अब इस वेव फ्रंट में कई सारे पार्टिकल हैं, हम आगे वाले को देखते हैं। ये वाला, आगे वाला, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। मैंने प्रीवियस क्यों नहीं लिया, अकॉर्डिंग टू रूल्स के हिसाब से वेव एनर्जी का ट्रांसमिट करती है, कहां करती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो रिवर्स में नहीं लोगे। अब देखो इनके सबको टेंजेंट मिला दो, ये टेंजेंट है, इनके सारे टेंजेंट आपस में कनेक्ट कर दो। तो जब आप कनेक्ट कर दोगे सारे टेंजेंट को बच्चा, तो देखो एक नया सरफेस पर बन गया। फिर इनके टेंजेंट आगे बढ़ा लो, फिर क्या है, फिर ये नया सोर्स है, फिर ये आगे बढ़ जाएगा। मतलब ये पॉइंट है, ठीक है। मैंने कहा ऐसा करो, इस पॉइंट से x इक्वल vt पर एक टेंजेंट बनाओ। तो आप इधर बना सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। मैंने 4 पॉइंट बना दिए, ठीक है। क्या बना दिया इसने, चारों पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दो, बन गया टेंजेंट पूरा। अब यहां पर क्या थे, पार्टिकल्स, यहां पर क्या थे, पार्टिकल्स। ये क्या है, नए सोर्स है, ये क्या है, नए सोर्स है। तो नए सोर्स है तो ये कहां बढ़ेंगे, अपनी एनर्जी कहां लगाएंगे, आगे की तरफ। तो ये क्या रिवर्स वेव फ्रंट दे पाएंगे, नहीं। ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ अपनी एनर्जी आगे वाले को दे देगा। ये बन गया बेटा। ऐसे करते करते ये फॉरवर्ड एनवलप बनाता है। क्या बनाता है, फॉरवर्ड एनवलप। फॉरवर्ड एनवलप का मतलब होता है आगे की बढ़ती हुई डायरेक्शन में टेंजेंट क्रिएट करता है, और टेंजेंट क्या बना लेता है, एक सरफेस बना लेता है। क्या बना लेता है, टेंजेंट एक सरफेस। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि वेव फ्रंट हमेशा फॉरवर्ड क्यों बनते हैं, तो क्योंकि बेटा वेव क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी प्रोपोगेट होती है हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डिस्टरबेंस प्रोपोगेट होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कभी भी रिवर्स में पॉसिबल नहीं होता। आपने 9th में जब वेव पढ़ाई गई थी एनसीईआरटी में, तो एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी, वेव इज द डिस्टरबेंस ऑफ द मीडियम। वेव मीडियम का क्या है, डिस्टरबेंस है। इट प्रोपोगेट, ये प्रोपोगेट होती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट चेंज ऑफ स्पीड। बिना स्पीड को बदले ये कहां चलती है, आगे की तरफ चलती है। तो बच्चा एनर्जी क्या है, वेव है, वेव क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी कहां बढ़ेगी, आगे की तरफ। तो एनवलप कैसा बनेगा, टेंजेंट फॉरवर्ड बनेगा, कभी भी रिवर्स नहीं बनेगा। तो ये थे हाइगन्स के 3 रूल। प्राइमरी वेव फ्रंट के जितने भी पार्टिकल हैं वो सब नए सोर्स का काम करेंगे, नए डिस्टरबेंस का काम करेंगे, उसका नाम क्या दोगे, सेकेंडरी वेवलेट। मैंने प्राइमरी शब्द बोला था इसलिए स्पेशल सेकेंडरी बोला, अगर आप नहीं बोले कोई समस्या नहीं। आप कह सकते थे एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज वर्किंग एज अ न्यू डिस्टरबेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट इज नोन एज वेवलेट। उसको हम क्या नाम दे दें, वेवलेट। वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए सोर्स का काम करेगा, उसको हम कहेंगे वेवलेट। ये वेवलेट जो है ये इट स्प्रेड आउट, ये क्या होंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। इट इज स्प्रेड आउट, किस स्पीड से, विद सेम स्पीड। कितनी स्पीड, जितनी वेव फ्रंट की होगी, जितनी वेव फ्रंट की स्पीड होगी बच्चा इतनी स्पीड इनकी हो जाएगी। मतलब स्पीड चेंज नहीं करते। फिर क्या करते हैं, इट क्रिएट फॉरवर्ड एनवलप, ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ एक रीजन क्रिएट करते हैं। रिवर्स क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि एनर्जी कभी भी रिवर्स में ट्रांसमिट नहीं होती। जब फ्लो आगे बढ़ता है तो फॉरवर्ड ही रहता है, इसलिए रिवर्स एनवलप क्रिएट नहीं करते हैं। तो ये हाइगन्स की थ्योरी है। अब हाइगन्स ने 2-3 थ्योरियां और दी इसको मिलाकर, ये पॉपुलर थ्योरी हाइगन्स की जो अक्सर पूछ ली जाती है। हाइगन्स ने एक थ्योरी और बनाई थी कि लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव है।
जबकि मैक्सवेल कह रहे थे लाइट नॉन मैकेनिकल है, तभी उन्होंने नाम दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन ये कह रहे थे लाइट क्या मैकेनिकल, मैकेनिकल को क्या चाहिए, मीडियम, मतलब वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए। तो इन्होंने पूरे यूनिवर्स में क्या मान लिया, हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर। ईथर कैसा था, कैसा था, लेस डेंस था और हाई इलास्टिक। बच्चा किसी की भी डेंसिटी अगर एयर के इक्विवेलेंट ले आओगे तो इसका मतलब है कि अगर लाइट उससे पास कर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या इतनी बात समझे? तो ये हाइगेंस की थ्योरी जो थी वो आगे चलकर नहीं काम कर पाई थी, इसलिए इसको फ्रेजनेल ने इनवैलिड कर दिया था। फिर ये नई थ्योरी हाइगेंस ने दी थी। क्या थ्योरी दी, समझ गए? ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज वर्किंग एज अ न्यू डिस्टर्बेंस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इट स्प्रेड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद सेम स्पीड एज वेव फ्रंट। इट क्रिएट फॉरवर्ड एनवलप, नॉट अ रिवर्स। व्हाई? Because wave have energy and energy do not transmit in reverse direction. It transmit disturbance in forward direction. ठीक है, इतनी बार नोट कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइगेंस में रूल्स हो गए थे, अब रूल्स के बाद हमको दो प्रूविंग करनी होती है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले प्रूव कर देते हैं रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए हाइगेंस के लिए रिफ्लेक्शन प्रूव करना है, तो रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले एक सरफेस ले लो। ये बेटा एक पॉलिश्ड सरफेस है, इस पॉलिश्ड सरफेस में एक लाइट इंसिडेंट ऐसे डालिए, ठीक है, तो एक लाइट इंसिडेंस और डालिए इसमें, ठीक है। अब देखिए इसका वेव फ्रंट बनाइए। जब लाइट इंसिडेंट रे आती है तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनता है, उसके परपेंडिकुलर। तो एक वेव फ्रंट बना लीजिए, ये हो गया बेटा इसका वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट कैसा है, इंसिडेंट रे के साथ कैसा बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। तो बेटा यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं लेट कर लेता हूं x1। तो x1 कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड को मान लो v और टाइम को लेट कर लो t। तो कितनी डिस्टेंस हो गई, vt। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को आप आर्क मान लीजिए, आर्क मान लीजिए। अब क्या करना है, इस आर्क को यहां पे रख के हमको आर्क चारों तरफ लगाना है, तभी हम वेव फ्रंट बना पाएंगे। तो आर्क को ऊपर की तरफ लगाइए, नीचे इसलिए ना लगाइए क्योंकि सरफेस बदल जाएगी तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। हमें प्रूफ करना है रिफ्लेक्शन को। तो हमने क्या किया, एक आर्क बेटा यहां पर, इसी यहां से एक आर्क यहां पे लगा दिया। अब क्या करना है, इस आर्क को इससे बेटा कंबाइंड कर दो, इससे मिला दीजिए, इससे मिला दीजिए, ठीक। इसको मैंने इसके साथ मिला दिया। अब लाइट ये ऐसे आ रही है तो बेटा ये इस तरीके से वापस ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके से वापस चली गई। लेकिन वेव फ्रंट बनाने के लिए रेस पैरेलल होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 रेस तो आपको शो करनी पड़ेंगी तभी पैरेलल हो पाएगा। तो बेटा यहां से इसको कनेक्ट कर लो, जो आपने यहां आर्क लगाया इसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ा दीजिए। अब जब आपने इसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ गया तो देखिए 2 रेज मिल गई आपको, रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। ये हो गई रिफ्लेक्टेड रेज, कैसी होती हैं, पैरेलल। तो ये जो वेव फ्रंट आपका बन रहा है ये कौन सा वेव फ्रंट होगा, ये कौन सा वेव फ्रंट होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट है प्लेन ही है, लेकिन नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और इसका नाम क्या था, इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसका नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो जब तुम यहां से यहां पहुंचे होगे तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किए होगे, x2। अब x2 कितना होगा, सेम स्पीड इनटू टाइम, मीडियम सेम है, स्पीड बदलेगी नहीं तो बच्चा x2 भी कितना हो जाएगा, v इंटू टी। x2 कितना हो जाएगा, v इंटू टी। अब देखिए ज्योमेट्री का यूज करके आपको I और R पता करने होंगे। तो I और R पता करने के लिए नॉर्मल ड्रा कर लीजिए। तो पहले यहां नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, एक यहां ड्रा कर लेते हैं और एक नॉर्मल यहां ड्रा कर लेते हैं।
अब यहां पर आपको एंगल्स निकालने पड़ेंगे, जरा एंगल्स को समझते हैं। ये रे है, ये वेव फ्रंट है। रे और वेव फ्रंट कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। रे वेव फ्रंट के साथ कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल तो हो गया आई, इंसिडेंट रे का हो गया एंगल आई। बेटा टोटल एंगल कितना होना चाहिए? 90। तो ये एंगल हमारे पास बच गया 90 माइनस आई। ठीक है, कितना बच गया? 90 माइनस आई। अब गौर से देखिए, ये जो लाइन बनी हुई है, ये जो लाइन है और ये जो सरफेस है, ये लाइन है और ये सरफेस है, दोनों फिर परपेंडिकुलर होंगे। ये नॉर्मल ऐसे बना हुआ है और ये रे ऐसी खिंची हुई है, तो ये सरफेस और ये सरफेस दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर। मतलब ये पूरा एंगल बच्चा, ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए? 90। लेकिन अब पूरा एंगल 90 कैसे होगा? क्योंकि ये तो ऑलरेडी बीच वाला 90 माइनस आई है। तो अगर ये 90 माइनस आई है तो बेटा ये एंगल कितना बचा? यहां से ये एंगल कितना बचा? आई, क्योंकि आई और 90 माइनस आई का सम करोगे तभी 90 आएगा। ठीक है, तो ये एंगल इंसिडेंट रे वेव फ्रंट कितना? 90। ये आई है तो ये 90 माइनस आई है। इस रे को देखो, ये नॉर्मल को देखो और ये सरफेस देखो, तो नॉर्मल भी कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये बेटा एंगल 90 माइनस आई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। कितना एंगल हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक, इतनी बात। अच्छा, अब इधर भी गौर करिए, ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये एंगल कितना होगा? आर होगा। बेटा ये आर होगा तो ये एंगल कितना होगा? ये कितना है? ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और ये रिफ्लेक्टेड रे, और रे और वेव फ्रंट कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर। तो बेटा अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल कितना बचेगा? ये बचेगा 90 माइनस आर। ठीक है, अब और समझिएगा, ये नॉर्मल है और ये भी एक तरह का नॉर्मल है, लेकिन ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल है। तो ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए? ये भी बेटा 90 होना चाहिए। तो ये एंगल जब 90 माइनस आर है तो बेटा ये एंगल कितना बचेगा? कितना बचेगा? आर बचेगा। कितना बचेगा? ये एंगल आर। अब यहां नाम लिख दीजिए, इसको ए, इसको बी, यहां सी लिख दीजिए, इसको डी लिख दीजिए। ये बेटा वेव फ्रंट है तो ये भी एंगल कितना होगा? 90। अब दोनों ट्रायंगल को उठा आप जरा गौर से देखिए, हमने कौन सा लिया? ए बी डी। हमने लिया ए बी डी और साथ में कौन लिया? ए बी सी। कौन सा लिया? ए बी सी लिया। अब ए बी डी और ए बी सी में जब हम ए से सी गए, ए से सी वो कितना था? VT। और जब हम डी से बी गए तो वो भी कितना था? VT। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका BD साइड है ये AC के बराबर होगा। BD किसके बराबर होगा? AC के, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस कितना चल रहा है? VT। कितना चल रहा है? VT। ठीक है, उसके बाद एंगल ADB, एंगल ADB बेटा BCA के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दोनों बच्चा 90 डिग्री। क्यों 90 है? क्योंकि रे वेव फ्रंट के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो ये हो गया आपका एंगल 90 डिग्री। ठीक है, और बेटा AB जो साइड है वो कॉमन साइड हो गई। अब AB साइड कॉमन हो गई तो किसी की थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कि दो ट्रायंगल सिमिलर बिहेवियर शो कर रहे हैं, उसकी 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो ये क्या कंडीशन बन गई? साइड एंगल साइड की कंडीशन बन गई। इसका मतलब है कि ABD सिमिलर होगा किसके साथ? ABC के साथ। ABD सिमिलर होगा ABC के साथ। अच्छा, अब बेटा जो साइड सेम होती है उसके फ्रंट का एंगल भी क्या होता है? सेम होता है। तो साइड देखो AC के सामने वाला एंगल कौन है? R। ठीक है, उसके बाद BD के सामने का एंगल कौन है? I। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल I किसके इक्वल होगा? एंगल R के इक्वल होगा। अब एंगल I एंगल R के इक्वल है तो ये टर्म्स कौन बताता है? ये बताता है रिफ्लेक्शन की पहचान। रिफ्लेक्शन में एंगल I एंगल R के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है I R के अगर इक्वल है देन इट शो दैट कि
रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस। हमने क्या किया, वेव फ्रंट की हेल्प से क्या प्रूव कर दिया, रिफ्लेक्शन को प्रूव कर दिया। यहां पर मेन फिगर है, फिगर को कैसे ड्रॉ किया गया है आप ध्यान से देख लीजिए। यहां से हमने इंसिडेंट रे डाली, यहां से भी इंसिडेंट रे डाली। मैं अगेन इसको साइड में फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारे पास बेटा एक इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, एक इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, इसको मैंने डैश डैश करके आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों रे हैं, तो रे के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट, तो बेटा रे के परपेंडिकुलर बना लीजिए वेव फ्रंट। तो ये हो गया हमारा वेव फ्रंट। आप चाहो तो इसका नाम भी लिख सकते हो IW, इंसिडेंट वेव फ्रंट। जो जितना हम बेटा यहां से लेकर यहां तक चले हैं, कितना चले हैं, कोई भी डिस्टेंस x1 मान लीजिए, यहां पे आर्क रख के ऊपर की तरफ जहां आपको जरूरत हो आर्क लगा लीजिए। इन दोनों को ज्योमेट्री के हिसाब से आपस में मिला दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो क्या करें, ये लाइट ऐसे आएगी और लॉस के हिसाब से ऐसे वापस चली जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको वेव फ्रंट बनाने के लिए दो पैरेलल रेज शो करनी पड़ेंगी, तो बेटा इससे इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दो, इससे इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब जब मैंने इससे इसको आगे मिला के बढ़ा दिया, तो ये तुम्हारा बन गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये बन गई दोनों रिफ्लेक्टेड रे बन गई। अब क्या करें, एंगल निकालने के लिए यहां नॉर्मल बना लीजिए और यहां पर भी नॉर्मल बना लीजिए, तो ये एंगल बेटा I हो गया। तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस I, क्योंकि रे और वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये हो गया 90 माइनस I। अब बेटा ये सरफेस गौर से देखो और ये सरफेस देखो, ये भी दोनों कैसी दिख रही तुमको, 90 दिख रही हैं। तो ऊपर वाला एंगल 90 माइनस I है, तो बच्चा ये कितना बचना चाहिए, ये I बचना चाहिए। ऐसे ही सिमिलर केस दूसरे के साथ देख लो, ये हो गया R, तो ये कितना बचा, 90 माइनस R, क्योंकि रे और वेव फ्रंट कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। अब इसको गौर से देखो, ये भी सरफेस है, कैसी सरफेस दिख रही है, परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस R है, तो ये एंगल कितना बच जाएगा, R बच जाएगा। कितना बच जाएगा, R बच जाएगा। तो ये बेटा हो हमारा एक फिगर है जिसको हमने ऐसे प्रूव किया, ABD और ABC में जितना हम D से B चल रहे हैं उतना ही बेटा A से C चल रहे हैं, तो BD किसके इक्वल है, AC के। ADB और ACB दोनों 90 है, क्यों, क्योंकि रे वेव फ्रंट के साथ कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, और AB साइड कैसी हो गई, कॉमन हो गई। तो जो एंगल सेम होता है उसके फ्रंट की साइड भी सेम होती है, और जो साइड सेम होती है उसके फ्रंट का एंगल भी सेम होता है। तो AC के सामने कौन है, AC के सामने कौन है, R है, और BD के सामने कौन है, I है। इसका मतलब I किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। तो ये किसका वेरिफिकेशन है, हाइगेंस का वेरिफिकेशन है, किसको प्रूफ करने के लिए, रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, नोट कर लें। देखिए अब रिफ्रैक्शन प्रूफ करते हैं, रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस। देखो फिगर थोड़ा ध्यान समझना, एक सेपरेट मीडियम ले लो, एक सेपरेट मीडियम ले लो, ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 लेट कर लो और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 लेट कर लो, ठीक है। फिगर को ध्यान से देखिएगा, यहां से हमने इंसिडेंट रे बेटा डाली, ये इंसिडेंट रे हो गई, एक सरफेस में और आप इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे और हो गई, ठीक। यहां से इस सरफेस पे एक पहले आप वेव फ्रंट बना लो, तो ये कौन सी रे है बेटा, इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे के लिए वेव फ्रंट कौन सा होता है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो एक वेव फ्रंट बना लीजिए यहां से, ठीक। अब वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, रे के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेटा जरा गौर करो, जब हम लोग यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचे तो N1 मीडियम था, लाइट की स्पीड अलग रही होगी, ये N2 मीडियम है, लाइट की स्पीड अलग रही होगी। तो यहां पर x1 कितना ट्रेवल किया, स्पीड हो गई v1 किसी टाइम t पर, किसी टाइम t पर आप मान लीजिए। तो यहां से यहां तक का आप आर्क ले लीजिए और यहां से यहां तक का आर्क रख के यहां पे पॉइंट रखें, और आर्क ऊपर भी लगा सकते हैं नीचे भी, लेकिन हमको प्रूफ करना है रिफ्रैक्शन, तो ऊपर के मीडियम की जरूरत हमको नहीं है। तो हम एक काम करते हैं कि एक आर्क बच्चा नीचे की तरफ यहां लगा लेते हैं ऐसे, और उतना ही आर्क लेकर एक आर्क बेटा यहां पे लगा लेते हैं ऐसे,
ठीक है। अब क्यों? क्योंकि हमको इमेज रे ड्रॉ करनी है। तो यहां से बेटा थोड़ा और इधर कर लो, फिगर बनाते समय सही लगे। इससे क्या किया, एक लाइट ऐसे पास कर गई, यहां से लाइट ऐसे पास कर गई, ठीक, और यहां से बेटा एक लाइट ऐसे पास कर गई, ठीक है। तो जब यहां से और यहां तक का आपने आर्क लगाया था तो मीडियम चेंज है, तो मैं लेट कर लेता हूं x2, और x2 किसके इक्वल होता है, स्पीड v2 इंटू टाइम t, स्पीड v2 इंटू टाइम t। अब बेटा इनका वेव फ्रंट बना लीजिए, ये हो गया बेटा आपके लिए एक वेव फ्रंट, ये बन गया वेव फ्रंट। ये कौन सा वेव फ्रंट है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये है रिफ्रैक्टेड रे। तो वेव फ्रंट भी कौन सा होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट रे के साथ कैसा होता है, परपेंडिकुलर। अब यहां पर आप ज्योमेट्री को जरा ध्यान से समझिएगा। हमने बेटा यहां पर नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल बना लिया, आप यहां पर भी नॉर्मल बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बेटा ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल आई होगा, अगर ये आई है तो ये एंगल, तो आपको आइडिया लगी गया होगा कि रे वेव फ्रंट के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस आई, ठीक है। अगर बेटा ये एंगल 90 माइनस आई है तो ये सरफेस और ये सरफेस कैसी दिख रही है आपको, 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे है तो ये एंगल 90 माइनस आई है, तो ये एंगल कितना बच जाएगा, आई बच जाएगा। कितना बच जाएगा बच्चा, आई बच जाएगा। ये आई है बेटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस आई, रे वेव फ्रंट के साथ परपेंडिकुलर, फिर ये सरफेस इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस आई है, तो ये कितना बच जाएगा, आई बच जाएगा। अब क्या करना है, ये एंगल कितना है बच्चा, आर है, ये एंगल कितना है। अब देखो ध्यान से, अगर ये एंगल आर है तो बेटा ये एंगल शायद आपको दिख रहा होगा कि 90 माइनस आर होगा, है ना, 90 माइनस आर। बेटा ये वेव फ्रंट है, ये रे है, तो ये कितना होगा 90। बेटा 90 माइनस आर प्लस 90 कितना होता है, 180 माइनस आर, 180। और ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का अगर तुम सब यहां पे निकालोगे तो यहां पर ट्रायंगल को बनाने के लिए आपको एक ज्योमेट्री और लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर ये ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो ट्रायंगल देखिए यहाँ 90 माइनस आर है और यहां पर 90 है, तो यहां पर आपको एक चीज और ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी आपका ट्रायंगल बनेगा, तभी 180 डिग्री शो करा पाओगे। तो फिर क्या करें, तो ऐसा करते हैं, इस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा नीचे चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं आओ बताते हैं, इसको कुछ नहीं करना है। यहां से इस लाइट को, जो आपने इस सरफेस पे लाइट को डाला था, मैं पूरा यहां से हटा रहा हूं अभी, इस सरफेस पे जो आपने ये बनाया था ये सही है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कितना था बच्चा, x2v2t, ठीक है। यहां से इसको ड्रॉ, आप यहां से इसको ड्रॉ मत करिएगा, क्योंकि एक तरफ आप v2t ट्रेवल कर चुके हो, तो दूसरी तरफ मत ट्रेवल कराइएगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की ज्योमेट्री मिला दो, ठीक। अब ये रे जैसी वापस जाती थी, जैसे आप अभी तक बना रहे थे, उसी तरीके से शो कर दीजिए उसको। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। ये हमारा ये x1 v1t था, अदर मीडियम में x2 कितना हो गया, v2t हो गया, और ज्योमेट्री को आपस मिला दीजिए, करके चाहे देख लीजिएगा, इसी तरीके से उसको आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, तो ये कितना बच जाएगा 90 माइनस आर प्लस 90 कितना होता है 180 माइनस आर, तो ये कितना बचेगा, ये आर बचेगा, ये कितना बचेगा, आर बचेगा। तो अब इसी ज्योमेट्री का आप यूज कर लीजिए। क्या करना है, ये हमारा हो गया फिगर, आप नाम लिख दीजिए ए, यहाँ बी, इधर सी लिख दीजिए, इधर डी लिख दीजिए। कौन कौन से ट्रायंगल उठा लीजिए, आप ट्रायंगल ले लीजिए, पहले ए बी सी ले लीजिए। ए बी सी में जरा साइन आई लगाइए, साइन आई इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन, v1t, और हाइपोटेनस 90 के सामने हाइपोटेनस ए बी, कितना हो जाएगा ए बी। फिर आप दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए ए बी डी, ए बी डी कितना एंगल हो जाएगा साइन आर, साइन आर इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना v2t, और बेटा 90 के सामने हाइपोटेनस कितना ए बी। बेटा साइन आई अपॉन साइन आर कर लो, साइन आई अपॉन साइन आर करोगे, ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा v1 अपॉन v2। अच्छा, अब आपको एक बात पता है अच्छी तरीके से कि v इक्वल होता है म्यू लेमडा, v इक्वल होता है
अगर म्यू लेमडा से आपको n नहीं आ पा रहा है, आपका n2 नहीं, n1 n2 नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तो आप क्या करें, साइन आई अपान साइन आर। क्या आपको पता है n इक्वल सी अपान वी होता है, तो n1 इक्वल हो जाएगा c अपान v1 और n2 इक्वल हो जाएगा c अपान v2। तो बेटा क्या लिखा है, v1 v2 लिखा है, तो v1 की जगह आप क्या लिख देंगे, c अपान n1 और v2 की जगह क्या शो कर देंगे, c अपान n2। तो c से c कैंसिल हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर इक्वल n2 अपान, और बेटा इसी को कहते हो साइन आई अपान साइन आर इक्वल n। साइन आई अपान साइन आर किसके इक्वल, और क्या यही स्नेल्स लॉ है, तो यही वेरिफिकेशन है किसका, रिफ्रैक्शन का। क्या किया, ये एक इंसिडेंट रे, ये दूसरी इंसिडेंट रे, ये मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर वेव फ्रंट, यहां से यहां तक की बेटा स्पीड कितनी v1, तो x1 कितना हो जाएगा v1t, इतना आर्क ले लो, उस आर्क को ऊपर नहीं लगाना, नीचे लगाओगे, नीचे लगाओगे मीडियम चेंज है तो आर्क कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि मीडियम चेंज है। तो मैंने यहां पे रखा, यहां पे लगा दिया और लाइट को यहां से पास करा दिया, ठीक है। अब लाइट को यहां से पास करा दिया तो इस सरफेस से आप जो आपने वेव फ्रंट बनाना ना, तभी तो रे के परपेंडिकुलर शो कर पाओगे। तो इस पॉइंट से वेव फ्रंट का जो पॉइंट था उसको मिला दीजिए। तो बेटा ये कितना हो गया r, तो ये कितना हो गया 90 माइनस r, ये कितना एंगल है 90, 90 माइनस r प्लस 90, ये हो गया 180 माइनस r, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180, तो ये एंगल कितना बच गया, r बच गया। तो ऊपर से साइन आई निकाला मैंने, यहां से साइन r निकाला, v1 अपान v2। अब बेटा v1 भी ज्यादा, v1 v2 में कोई भी ज्यादा कम हो सकता है क्योंकि कहीं पर भी मैंने रेयरर डेंसर नहीं लिखा है। आप रेयरर डेंसर कहेंगे तो स्पेशली किसी को शो कर सकते हैं। तो यहां से साइन आई अपान साइन आर, बेटा v1 की जगह क्या लिखा, v1 की जगह c अपान n1 और v2 की जगह c अपान, तो साइन आई अपान साइन आर किसके इक्वल आ गया, n2 अपान n1, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कहते हैं। तो ये किसका वेरिफिकेशन है, यही स्नेल्स लॉ का वेरिफिकेशन है बाय द थ्योरी ऑफ हाइगेंस। किसकी थ्योरी के आधार पर, हाइगेंस की थ्योरी के आधार पर। नोट कर लें।